हाय जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं मुज़म्मिल अली खान और मेरे साथ आयशा यूसुफ आपके लिए लेके आए हैं एक और ऐसा लाइनअप कि जो आपकी सुबह को स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म्ड स्टार्ट करेगा। आज के मिक्स में हमारे पास सियासत वाली गुफ्तगू तो है ही है, लेकिन बहुत क्यूट बनी रैबिट्स भी हैं कि जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। साथ बंधे रहिएगा। मुज़म्मिल ने ये कसम खाई हुई है कि कोई सस्पेंस नहीं रहने देना, फौरन आते साथ ही बता देना कि आज हम क्या करने लगे। आपको ये जो तीसरी आवाज़ आई है ना, हम चले बता देती हूँ। वैसे हमने मौसम के बारे में बताना था, लेकिन उनको हम गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। इमरान अली साहब हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिनसे हमने डिस्कस करना है बारिश हो रही है ईरान और अमेरिका की जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो स्ट्राइक्स दोबारा से शुरू हो गई हैं उनके बारे में। लेकिन मुझे उनकी एनर्जी से पता चल रहा है कि वो सारी सिचुएशन के ऊपर, मौसम के ऊपर भी कमेंट देना चाहते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई वाज हैविंग अ नाइस स्लीप व्हेन यू वोक मी अप। आपको यहाँ पर आप पसंद नहीं है यहाँ पर आना, हमसे गुफ्तगू करना? इसलिए मैं सोता हुआ आ गया हूँ। ये सबसे अच्छी बात है, आप लग भी रहे हैं सोते हुए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, डाउन बट ईरान आने दो तुम। अच्छा, मौसम के बारे में बताएं। मौसम करता है आपका मूड कुछ फ्रेश जब अच्छी बारिश हो, अगर नजर आ जाए तो अच्छे, सारी रात होती रही तो जो मेरे 4 डॉग्स हैं ना, वो फिर मेरे बेड के इर्द गिर्द या ऊपर डर के आ जाते हैं, तो पता चलता रहता है कि वो भी खुश हैं, लेकिन थोड़े अप्रिहेंसिव होते हैं पानी गिरने से। पानी को देखकर, उनको देखकर आप भी खुश हो जाते हैं? मैं बहुत खुश होता हूँ। द वेदर इज माशाल्लाह ग्रेट एंड वी नीडेड इट। हमें ज़रूरत थी, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी जनाब, आज 21 जुलाई है और 2026 है साल, और आज भी हम खड़े हुए हैं अमन और जंग की क्रॉस रोड्स के ऊपर। मुसलसल 10वें रोज़ भी हमले जारी हैं अमरीकी फ़ौज की तरफ से ईरान के ऊपर, और अमरीकी फ़ौज की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 100 के करीब जो उनके फ़ौजी हैं उनको ज़ख्मी कर दिया गया है ईरान की इसकी स्ट्राइक्स के नतीजे में, और 3 फ़ौजी जो हैं उनकी चली गई हैं जाने। ट्रंप काफ़ी गुस्से में नज़र आए। एट द सेम टाइम ये भी बातें की जा रही हैं कि शायद कुछ जो बातचीत का अमल है दोबारा से शुरू हो और 10 रोज़ की जंग बंदी दोबारा से की गई है, पेशकश की गई है, तजवीज़ की गई है मीडिएटर्स की तरफ से। अब कुवैत के अंदर रिसेंटली उन्होंने नया अटैक जो है अमरीकी बेस के करीब किया है। बिल्कुल, अमरीकी बेस के करीब कुवैत में अटैक किया है। इराक में अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल बेस थी, उसके ऊपर भी हमला किया गया है। उसके करीब बारूद भरा ड्रोन गिरा दिया गया, और ये सारा बैक एंड फोर्थ जो ईरान और अमेरिका के दरमियान में चल रहा है, अटैक्स को डिफेंड करने का, इसकी वजह से न सिर्फ आबना हरमुज़ एक मरतबा दोबारा न्यूज़ की हाईलाइट्स में शामिल हो चुका है, बल्कि एट द सेम टाइम आबना हरमुज़ के अंदर ईरान की फोर्सेस की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि 2 टैंकर्स इस वक्त हमला होने के बाद आग लगी हुई है उनमें, और वो हरमुज़ के अंदर स्ट्रैंडेड हैं। अब कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान जो 10 रोज़ा जंगबंदी, जिसका जो कि अभी आयशा ने आपको बताया ऐलान किया जाएगा, तजवीज़ उसकी है, जो माज़रत ऐलान नहीं, तजवीज़ उसकी है जो पेश की जा रही है। और उस तजवीज़ की डिस्कशन के अंदर बताया यह जा रहा है कि इस्लामाबाद की जो मुफाहमती यादाश्त थी, उस मुफाहमती यादाश्त के ऊपर जो बहाली का प्रोसेस है, उस बहाली के प्रोसेस को भी डिस्कशन में लाया जाएगा। जंगबंदी के दौरान MOU की बहाली और इसका जो तरीक़ाकार है कि किस तरह से इसको जो कि है सामने लेके आया जाएगा, कैसे ये मुख्तलिफ होगा पिछले MOU से, इसके ऊपर भी बात की जाएगी, क्योंकि पिछला MOU जिसके ऊपर साइन हो चुके थे उसके ऊपर कैसा अमल दरामद हुआ है वो तो हम देख ही रहे हैं। 10 रोज़ हो चुके हैं, और इसके साथ साथ इस वक्त ईरान के बहुत अहम रिप्रेजेंटेटिव भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें मोहसिन नकवी साहब ने किया है रिसीव और उनसे गुफ्तगू भी किया है। तो इस वक्त क्या चल रहा है, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट, और जो मीडिएटर्स हैं क्या उनकी बात मानी जाएगी इन दोनों क़ुव्वतों की तरफ से, ये जान लेते हैं इमरान साहब से। इमरान साहब, कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट थिंक इस वक्त क्या सिचुएशन आपको लग रही है, और अमेरिका क्या अभी चाहता है कि दोबारा से MOU या जंगबंदी हो जाए? क्योंकि पहले तो हमें पता है कि ट्रंप की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आके साइन करें, आके बातचीत करें। MOU साइन हो गया, उसके बाद दोबारा से आज 10 रोज़ गुजर चुके हैं अटैक्स को। असल में MOU का ना एक आर्टिकल 5 था, जो अब तक बड़े लोगों ने आपसे डिस्कस किया होगा। आर्टिकल 5 को दोनों तरफ इंटरप्रेट किया जा सकता था। जब नीयतें ख़राब हों तो फिर आप आर्टिकल 5 से अपनी मर्ज़ी करते हैं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि ओमान और ईरान मिल के जो लेंस का तो नहीं था, they would manage the Strait of Hormuz, which automatically means that they would also manage the lanes. The US tried to play truant with it. उसने दूसरी अपनी ओमान वाली लेन, जिसको सदर्न लेन कहते हैं, खोल दें, जो शायद माइंड भी थी, अलाउड नहीं थी। अब बजाय ईरान इज़ मॉरली राइट, इट इज़ अग्रीव्ड एवरीथिंग, लेकिन इस मौके पे ईरान को पाकिस्तान का या जो कॉन्फ्लिक्चुअल एक इनकी बनी हुई थी बॉडी, उससे बात करने की बजाय ईरान ने 3 माइल से ड्रोन्स
फेंके जिससे ज़रा सा शिप्स को नुकसान हुआ, कोई डेथ नहीं हुई। अमेरिका ऐसे मौके की तलाश में बैठा था एंड दे स्टार्टेड बम्बार्डिंग ईरान। अच्छा, ये आपने क्योंकि ओमान की बात की एंड आई नो यू नो ओमान वेरी वेल, आप वहाँ पर एम्बेसडर रह भी चुके हैं। आपसे लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तकरीबन 1.5 महीना पहले, आपने कहा था कि ओमान के अंदर कोई ऐसी एपिटाइट नहीं है कि वहाँ पर वो चार्ज करना शुरू कर दे, बट रिसेंटली जो वहाँ से खबरें आ रही हैं या इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो बात करें वो भी कुछ एम्बिगुअस किस्म के मौक़िफ़ देना शुरू हो गए हैं। आपको लगता है कि उनकी कुछ इंटेंशन अब हो सकती है कि अगर ईरान कर रहा है तो हम भी करना शुरू कर दें चार्ज? ओमान फंस गया है। ओमान इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट, प्रॉब्ली रावलपिंडी, इस्लामाबाद नहीं, एरिया वाइज ज़्यादा 45 लाख लोग हैं, ठीक है। इट्स अ ग्रेट स्टेट, इट हैज़ ऑलवेज बीन इन द मिडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि सबको संभाल के रखता है। इस स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट। हाँ जी, इस दफ़ा फंस गया। अब वो क्या करे? अगर अमेरिका की बात माने तो ईरान नाराज़ होता है लिटिल स्टेट्स पे, ईरान की बात माने तो अमेरिका नाराज़, तो वो पैरालाइज्ड है इस वक्त पैरालाइज्ड है। It's a paralyzed, and one of the finest foreign ministers who has written earlier in Economist and now in Le Monde पूरी की पूरी जंग का सलूशन बताते हुए, लेकिन क्या करें, ओमान फंस गया, किसकी साइड पे जाए? तो आपको क्या पोजीशन क्या है इस वक्त ओमान की? ओमान इस वक्त तेहरान के साथ भी इन कॉन्टेक्टेड टॉक्स में है, वाशिंगटन के साथ भी है, और हौसी बागी जो हैं उनके साथ मीडिएशन के लिए, बातचीत के लिए भी उसकी ज़रूरत है। तो स्टेटस क्या देख रहे हैं आप? हौसी बागियों के साथ ना अब पाकिस्तान भी फ्रेम में चला गया। ओके। पाकिस्तान हैज़ बिन ट्राइंग, जो लोगों को नहीं पता, पिछले 6 महीने में कि यहाँ कुछ हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान फोर्स ही कर रहा था कि यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। यमन इज़ द बैटल ग्राउंड जिसकी वजह से गल्फ़ इसलिए तबाह हुआ है कि UAE और सऊदी अरेबिया उस पर मरने मारने के लिए आपस में तैयार हो गए। और ये वो दोनों ममालिक थे जो हमेशा गल्फ़ और GCC की सिक्योरिटी में इकट्ठे होते थे। तो ऑल द इनकन्सिस्टेंसीज इन द गल्फ़ वो भी अब सामने आ गई। सर, गल्फ की इनकन्सिस्टेंसी से सामने आ रही हैं, लेकिन ये वॉर जिस तरफ अब जा रही है, क्या हमें इस वॉर का ज़्यादा प्रोलॉन्ग होना नज़र आ रहा है इस फेज़ 2 के अंदर? बिकॉज एज क्विकली जो फेज़ 1 हमने रैप अप किया या रैप अप होने की तरफ जा रहा था, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ अब नज़र आ रही है। स्विट्ज़रलैंड में व्हेन यू सॉ द हैप्पी फेसेस, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री थी और इन दोनों की। दे वर ऑल हैप्पी, दे वर साइनिंग, यू सॉ द वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आ गया 10 दिन का गैप। आर्टिकल 5 पे मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, ईरान की इंटरप्रिटेशन ठीक थी, US की गलत थी और मिसचीवस थी। हम ईरान को ब्लेम करते हैं कि अगरचे तुम्हारी इंटरप्रिटेशन ठीक थी, तुम फिर भी रुक जाते गिवन द सिचुएशन। समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप। लेकिन उसके बाद से ये US से जो मेरी बात हुई है लोगों से, वो ये कहते हैं कि हम इनका जो बॉर्डर पे हुर्मुज़ के ऊपर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसको तबाह करेंगे, यानी कि द रेडार्स, लॉन्च साइट्स, ये। उसके बाद देयर इज़ अ चांस यू विल हैव अ वेरी स्मॉल ओपनिंग के वो रुक जाएं। प्रॉब्लम यह है कि जब अभी इसहाक डार साहब चाइना गए हैं, तो चाइना में बड़ी ऑमिनस न्यूज़ उनको ये मिली है, उनको कहा गया है कि आप वेंसडे तक, आज पता नहीं ट्यूसडे है शायद, आज मंडे, आज ट्यूसडे है, वेंसडे तक प्लीज़ गेट समथिंग डन, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान हैज़ गॉट अनदर कोई ऐसा एस अप देयर स्लीव जो हमें नहीं पता। तो बार बार ये कहा गया प्लीज़ सेटल द इशू बिफोर वेंसडे। एस के पीछे कोई दूसरी कंट्री हो सकती है या ईरान खुद ही है? के पीछे प्रोबेबली हो सकता है वो मिसाइल्स हो सकती हैं जो चाइना ने सप्लाई की हुई हो, तभी चाइना को पता होगा, या चाइना को दूसरा ही पता है कि अमेरिकन एस्केलेशन बहुत गंदी होने लगी। अच्छा, इस तरफ से अगर अमेरिकन एस्केलेशन की तरफ से बात करें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जनरल्स को और अपनी जो वॉर कैबिनेट एक तरह से आप कह सकते हैं, अब इनको ये कहा रिसेंटली कि ज़्यादा बड़ा बदला लेना है आपने, फॉर ईच पर्सन दैट ईरान हैज़ पुट डाउन, आपने ज़्यादा बड़ा बदला लेना है। तो आपको लग रहा है कि एस अगर इनके पास है तो उस एस को यूटिलाइज करने का तरीकाकार ट्रंप ने भी ढूंढ लिया? हाँ है यार, बट इफ चाइना इज वार्निंग यू ना, it means then something. it might have very disastrous consequences whatever they do. If China is warning you, it might have Iran might attack with something which it has not attacked. People are interpreting it. It might be a false flag, but China ने 100% पाकिस्तान को कहा है कि stop them before it becomes too late. ये चाइना की भी कमजोरी है। चाइना को अपना एनवॉय भेजना चाहिए था वाशिंगटन, एक ईरान भेजना चाहिए था, कहना चाहिए था चाइना विल नॉट टेक इट,
तो तब चेंज होता ना, बैठ के ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये स्पोक्स पर्सन टाइप लोग बोलते हैं, इट मीन्स नथिंग, इट्स नॉट इवन वर्थ द पेपर इट्स रिटन ऑन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, गल्फ कंट्रीज जो हैं, इतनी जल्दी आ जाता है यार। अच्छा चलें एक और कर लेंगे इसके बाद, सुने तो सही, गल्फ कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इसके ऊपर जो अटैक्स इस वक्त जारी हैं ईरान के, उन कंट्रीज का क्या स्टेटस है? क्योंकि वो तो खुद चाहते थे कि ईरान रुक जाए, ईरान की तरफ काफी इंक्लाइन हमें नजर आ रहे थे। बिल्कुल ये बात, इससे पहले सिर्फ एक लाइन में समझने की कोशिश करो कि ईरान का वॉर प्लान क्या है। ईरान ने गजा में इंसानियत को मरते देखा है, लेबनान में देखा है, और पूरी दुनिया का कोई ज़मीर उसको समझ नहीं आया। सो देयर जनरल्स एंड देयर स्ट्रेटेजिस्ट्स हैव डिसाइडेड कि द ओनली वे वी कैन सेव ईरान इज बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन द वर्ल्ड। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ उनके लिए ये हैं कि मरते हैं तो मरें, हम दुनिया पे पेन इन्फ्लिक्ट करेंगे तो दुनिया हमसे बात करेगी। अब नया हुर्मुज़ पे उन्होंने किया, दुनिया हुई परेशान, एक पीस की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब वो रेड सी को बाबुल मंदब से बंद करने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया, उससे यूरोपियन यूनियन की गैस और ऑयल ख़त्म हो जाएगी। वो कहते हैं पूरी दुनिया से बदला लेंगे अगर हमारे साथ बदला नहीं होते। वो कह रहे हैं कि if until the world suffers, our suffering they'll bomb us to smithereens। अगर हम दुनिया को कुछ ना कहें तो यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है पीस की, हम विलन हैं। तो दुनिया को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि उन 4 प्लैंक्स कौन से हैं जिन पे ईरान अटैक कर रहा है, फिर उसको हमें समझ आएगा कि वो वाटरवे 1, वाटरवे 2, these are their last trump cards। और उनको चार्ज करना वो किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? चार्ज करना इज ओनली पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, एक्चुअली इट इज टू डिसरप्ट ट्रेड। ओके, जब उन्होंने ये अपनी लेन्स भी बनाई थी, चार्ज नहीं किया था 60 डेज में, उन्होंने वो पूरा किया था। सवाल ये पैदा होता है क्या दुनिया के पास इस डिसरप्शन के अलावा ईरान को पीस देने का कोई मैकेनिज्म है? द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज ज़ीरो, चाइना एंड रशिया प्रैक्टिकली इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग द वॉर आर ज़ीरो। The only small country that is involved which has poked its head in it is Pakistan। And then there are the Americans and the Iranis। वाहिद तुर्क का पत्ता जो है वो ये स्ट्रेट्स ही हैं जिनके जरिए ईरान अपनी बात को मनवा सकता है। लेटेस्ट वाला ये है, और आपके प्रोग्राम की वसातत से आपसे नहीं पूछा, जितने लोग हैं वो आज शाम तक कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ें, और जब वो कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ेंगे तो उनको पाकिस्तान के बनने का असली मकसद समझ में आएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों से नहीं आएगा। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ें तो उनको पाकिस्तान की हैसियत, जिन्ना की अच्छाई तब पता चलेगी। सबने पढ़ लेना है, ठीक है? और अगर आपने 20 दिन से पहले मुझे दोबारा ना बुलाया तो मेरी आपकी मुलाकात जिना सुपर मार्केट में होगी। टीम सुन ले, अदरवाइज फिर हम घर जाके इनके जो है ना वो सेगमेंट को रिकॉर्ड करके आएंगे। जहाँ भी टीम है ऊपर है, मैं मोस्ट प्रोबेबली। थैंक यू इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी मैंने, और देखो बात सुनो, ऑलवेज लवली टू हैव यू ऑन द शो। आई ऑलवेज लव टू बी हियर। अगर तुमने किसी तरह भी खरगोशों का गोश्त खाने की बात की, दे आर मेंट टू बी फ्री, टू बी लव्ड, नॉट टू बी कड़ाचोफाइड एंड we'll talk about it। यार बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों इतने जेंटल लोग हो। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है और ये हमारी गुफ्तगू ऐसी जारी रहेगी ब्रेक के दौरान भी। आप एक ब्रेक पर जाइए, अभी वापस आ रहे हैं, बहुत से सेगमेंट्स हैं, स्टे विद अस। ऑलराइट जी, आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत क्यूट से आपको ये जो रैबिट्स नज़र आ रही हैं, जिनके बारे में मुजम्मिल साहब ने शो में आते ही बता दिया था। फाइनली वक्त आ चुका है कि अब हम उनके बारे में बात करें। वैसे कितने प्यारे लग रहे हैं और कितना रेस्टलेस है वो। रेस्टलेस तो है, लेकिन आई विश व्यूअर्स आप इन रैबिट्स को, ये आम जो आपके छोटे जंगली खरगोश पाए जाते हैं उस तरह के नहीं है, देखने में बहुत बड़े 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 मोटू मोटू से बड़े प्यारे प्यारे से हैं ये। अच्छा, इसको सिर्फ आप एक ऑर्नामेंटल टाइप पेट के तौर पे नहीं रख सकते, आप इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो खरगोशों से और इनकी फार्मिंग से आप कर सकते हैं, जिसके अंदर बिजनेस फोर फ्रंट पे, और वो बिजनेस दोनों तरफ हो सकता है। एक तरफ खुराक की इंडस्ट्री में भी हो सकता है और दूसरी तरफ एज पेट्स भी आप इसको रख सकते हैं। अब इनकी जो कि नस्ल की अफजाइश है वो किस तरह से होती है, इनकी नशोनुमा किस तरह से की जाती है, इनके ब्रीडिंग साइकिल्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से पाला जाता है, और पाकिस्तान के अंदर
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो फार्म है जो ऑपरेट करना शुरू हुआ और किस तरह से हम लोग रैबिट फार्मिंग में अब आगे उभर के आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मार्केट क्या है और इसके गोश्त के अंदर अगर फूड की तरफ बात करें तो ग़िज़ाइयत किस तरह की है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने कभी नहीं खाया, और जितना क्यूट जानवर ये है मेरा खाने का शायद इसको सही बात है, इसको देखकर मुझे यही एहसास हो रहा था। लेकिन अभी तक जो हमें पता चला है कि इसके अंदर, इसके गोश्त के अंदर कौन कौन सी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है ये बता देते हैं। इसके अंदर कम चिकनाई होती है, ज़्यादा प्रोटीन पर ये मुश्तमिल होता है। तो जितने भी लोग जो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनका प्रोटीन पूरा होना चाहिए उनके वजन के हिसाब से, डेफिनेटली वो ऑप्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। इसके साथ साथ B12 इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद मौजूद होता है, फास्फोरस मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है, पोटेशियम और जिंक जो है उसकी भी वाफिर मिकदार इसके अंदर मौजूद होती है। तो जनाब अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत बेहतर ऑप्शन है। एट द सेम टाइम अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, रैबिट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बुलाया है आज एक ऐसी शख्सियत को जो रैबिट फार्मिंग करने के लिए काफ़ी महारत रखते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं मलिक वकास हमारे साहब। साथ मलिक वकास साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहजाद बसरा जो हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। वकास साहब सबसे पहले तो ये बताएं, ये आइडिया आपको कैसे आया कि रैबिट फार्मिंग की जाए? बेसिकली ये आइडिया तो ऑर्गेनिक जो मीट है उसको इस्तेमाल के हिसाब से ये आया कि हम जो चिकन इस्तेमाल करते हैं फैमिली में, सबसे पहले तो हर बंदे का कंसर्न उसकी फैमिली है, तो चिकन से उसको अवॉइड करना है और फैमिली को एक हेल्दी डाइट देनी है। तो वो आइडिया करते करते बिजनेस में शिफ्ट हो गया। स्टार्ट एक छोटे लेवल से था और उसमें जब देखा कि इसमें तो बिजनेस का भी बड़ा स्कोप मौजूद है, इंटरनेशनल मार्केट में लोग काम कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? पर केजी इस वक्त क्या, अगर मैं रैबिट के गोश्त के बारे में देखिए पाकिस्तान के अंदर हम इसका देखें तो ये बहुत ही सस्ती प्राइस पे चल रहा है। 1800 पर केजी इस वक्त इसका मीट जो है वो पाकिस्तान में सेल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, आगे डिमांड ज़्यादा है, तो उसी एतबार के हिसाब से जो है वो इसका रेट चल रहा है। रैबिट्स ऐसी वैसे रेस्टलेस होते हैं, इधर उधर वो भी कोशिश पूरी कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस देने की कि मैं आराम से बैठ नहीं सकता, ये आराम से नहीं बैठ सकता। तो वैसे कहा जाता है कि जो चीज़ आप खाते हैं या जिस जानवर का गोश्त आप खाते हैं उसकी ट्रेड्स भी आपके अंदर कहीं ना कहीं, चाहे छोटे लेवल पर हो, तो इंसान खाने के बाद ऐसे रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है। एक्टिव जरूर होता है, काम में एक्टिव होता है वो प्रोडक्ट में। ज़रा आप अच्छे मल्टीविटामिन वगैरह जब ले लेते हैं, अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू आप लेंगे तो आप एक्टिव भी होंगे, काम में एक्टिव होंगे। और इसी तरीके से बसरा साहब क्या सोचते हैं, उनसे ना पूछते हैं वाकई में ऐसा है या नहीं है? डॉक्टर साहब अभी जैसे बात की है वकास साहब ने कि एक्टिव हो जाता है इंसान खरगोश का गोश्त खाने के बाद, तो हेल्दी लाइफस्टाइल में खरगोश के गोश्त की कितनी वैल्यू है? ये देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें कि जो खरगोश का गोश्त है ना, ये आपको 2 माह का तकरीबन एक खरगोश मिलता है और उसने क्या खाया होता है? सिर्फ मदर फीड, यानी उसने कोई किसी किस्म की और खुराक नहीं ली होती। उसकी तकरीबन सारी खुराक अपनी माँ का दूध पिया होता है और उसकी माँ ने क्या खाया होता है? चारा। अब ये एक बड़ी हैरान कुन सी बात है कि आमतौर पे हमारी कंसर्न होती है कि जितना भी गोश्त हमें मिल रहा है उसमें उनकी फीड अच्छी नहीं है। चिकन के बारे खास तौर पे बहुत लोगों की मिथ हैं, बहुत सारे हकायक भी हैं, गलतफहमियां भी हैं। तो ये एक ऐसा गोश्त है कि जिसमें कोई किसी किस्म की आर्टिफिशियल फीड जो है ना वो नहीं दी जाती। तकरीबन 80 to 90% सिर्फ चारा माँ खाती है और उसका दूध से बच्चा तैयार हो जाता है। दूसरी चीज, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ना होने के बराबर है और मिनिमम फैट है। तो जो लोग अपने कोलेस्ट्रॉल से या फैट से या कैलोरी से थोड़े परेशान हैं और वो सिलेक्ट करना चाहते हैं कि ऐसा गोश्त जिसके अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ना हो, तो वो रैबिट मीट है, मिनिमम है। बल्कि इवन ये कहा जाता है कि इससे रैबिट टॉक्सिसिटी हो जाती है कि अगर आप खाली रैबिट का गोश्त खाएंगे तो उसके अंदर फैट ही नहीं है, तो इनबैलेंस ज्यादा प्रोटीन हो जाती है। लेकिन चूंकि हम तो उसको घी के अंदर पका के खाते हैं ना, इसलिए वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा डॉक्टर प्रोटीन की साहब, क्वालिटी बहुत छोटा सा सवाल है यहाँ पे मेरा सर, एक छोटा सा सवाल है, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। कीनवा के अंदर जेनेटिक्स और कीनवा की जो ब्रीडिंग है पाकिस्तान के हिसाब से वो भी आपने करवाई, पाकिस्तान में कीनवा फार्मिंग स्टार्ट करवाई आपने, पाकिस्तान के अंदर मोरिंगा और मोरिंगा जैसे सुपर फूड्स की मार्केट बनाई, प्रमोट किया और मेहनत की इसके ऊपर, एक फील्ड पूरी थी जो डेवलप की। अब आप बात कर रहे हैं कि इसमें इतना प्रोटीन है और इतना B12 है कि टॉक्सिसिटी हो जाएगी। कुछ पेयरिंग्स बताएं कि खरगोश का गोश्त अगर खाना चाहते हैं और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ खाना चाहते हैं तो कौन से ऐसे खाने हैं कि जो पकाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं और खरगोश उनके साथ खाया जा सकता है?
देखिए खरगोश की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, खरगोश के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका गोश्त इतना आइडियल है, ऑर्गेनिक है, तकरीबन ऑर्गेनिक है कि सब लोग खा सकते हैं, ना यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है ना वो। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ एक मखसूस सेगमेंट है हमारे मजहब में, एक छोटा सा फिरका है कि जो इसको हलाल नहीं समझता। उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर शोरों का मचाना है इस वीडियो के ऊपर भी, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए हलाल है। दूसरी चीज ये है कि हम चूंकि हमारे कल्चर में नहीं है, हम चिकन का, बीफ का, मटन की तरह आती हैं कि खरगोश किसी को कहा जाए ना तो वो थोड़ा सा घबराता है कि रैबिट मीट भी खाना है, एज ए पेट तो ठीक है, लेकिन आप अगर इसको दुनिया भर में देखें तो इसकी जो मीट क्वालिटी है वो किसी तौर पे कम नहीं है और इसकी हर डिश बन सकती है। मैंने जब पहली दफा खाया था तो मुझे इसकी फिंगर फिश जैसे मछली की होती है ना, इस तरह मुझे खिलाया गया था, तो फ्राइड था, तो मुझे नहीं पता था। वो कहते क्या बसरा साहब, अब देखें मुझे यहाँ पर एक चिकन मसला हो गया आपकी सारी बातें सुनने के बाद, वो ये कि मैंने आज तक क्यों ट्राई नहीं किया है। तो कौन कौन सी डिशेस बन सकती हैं? मैं आपके पास वापस आती हूँ कि कैसे क्या हम इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बना सकते हैं या नहीं। लेकिन वकास साहब से थोड़ा सा बिजनेस एस्पेक्ट जो है ना उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग नए नए एवेन्यूज तलाश कर रहे होते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कौन सा बिजनेस करें। अगर एक ऑप्शन मौजूद है तो उसकी डिटेल्स हम डेफिनेटली आपको दे सकते हैं। हमें नज़र आ रहा है 3 तरह के आप रैबिट्स लेकर आए हैं। पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बता दीजिए कि इनकी अक़साम कितनी ज़्यादा हैं, फ़र्क क्या है। जैसे अब मुर्गी में देखते हैं ना, देसी मुर्गी है या फिर फार्म वाली मुर्गी है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है इन तीनों में? इसके अंदर भी डिफरेंट ये ब्रीड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक तो है कि बिजनेस पॉइंट आपका इसका मीट है, उसके लिए पूरी दुनिया में 3 नस्लें फेमस हैं। एक ये जो सामने वाइट है, न्यूजीलैंड वाइट ब्रीड है, ये ठीक है, ये हाइब्रिड है। ये 6 मंथ में अराउंड 3 to 5 kg वेट जो है जनरेट करती है। ये जो अभी हमारे सामने है ये कितने केजीज का होगा? ये अराउंड 5 kg है इस वक्त। 5 केजीज का। न्यूजीलैंड हाइब्रिड, न्यूजीलैंड वाइट हाइब्रिड है ये बेसिकली। और उसके बाद यूरोप में इसको जो है वो हाइब्रिड मीट के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। बाकी जो नस्लें हैं उसमें पूरी दुनिया में तो खैर 40+ इकसाम है, लेकिन पेट पर्पस पर ये पाली जाती हैं। उसमें कुछ जायंट ब्रीड्स हैं, जैसे ये यहाँ नीचे है तो ये जर्मन जायंट ब्रीड है। ये निकाल के थोड़ा सा दिखाए ना, ताकि इसको निकालेंगे तो फिर ये आगे कोई नहीं, हम भी देखें कितना एक्टिव होता है और हमने कौन से वाले ट्राई करना है, ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए। अभी ये रहने दे, अंदर ही रहने दे। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है जी। तो ये जायंट ब्रीड्स में आता है, तो हर बंदे का अपना होता है कि उसने छोटी ब्रीड्स पेट पालनी या जायंट ब्रीड पालनी है। ठीक है, तो इसमें छोटी यहाँ पे लाइन डवार्फ मौजूद है, ये एज ए पेट स्मॉल ब्रीड्स में पाली जाती है। कुछ बड़ी चीजें पालने का शौक रखते हैं तो वो जायंट ब्रीड्स पे चले जाते हैं। और ये जो डिफरेंट कलर वाला जी, है, ये अमेरिकन चिंचला ब्रीड है। वर्ल्ड वाइड 3 ब्रीड्स मैंने मीट के लिए बताई, एक न्यूजीलैंड वाइट है, एक अमेरिकन चिंचला है और एक थर्ड है कैलिफोर्नियन। ठीक है, ये 3 ब्रीड्स को मीट के लिए पाला जाता है। इनकी FCR बहुत अच्छा है कि ये बहुत जल्दी जो है वो थोड़ी खुराक में बहुत अच्छा जो है मीट जनरेट करते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद गोश्त जो है सेहत के लिए वो कौन सी ब्रीड का होता है? वो सब ब्रीड्स का गोश्त तो तकरीबन सारे ऑर्गेनिक है, इनकी खुराक एक जैसी है, तो गोश्त के एतबार से तो सबको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मेन ये है कि कौन सी ब्रीड ऐसी है जो कारोबारी लिहाज से आपको फ़ायदा देती है। अच्छा, कोई जवान अगर अपना फार्म शुरू करना चाहता है तो कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसके लिए ज़रूरी है? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख से एक छोटे से सेटअप से शुरू किया जा सकता है, और अगर कमर्शियल फार्मिंग पे जाएं तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर ROI कितना हो जाएगा अगर 2.5 लाख से करेंगे तो? अगर आप 2.5 लाख का सेटअप लगाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75 हज़ार रुपया आप हर 2 महीने के बाद उसमें कमा सकते हैं। हर 2 महीने के बाद? हर 2 महीने, यानी कि आपका तकरीबन 3 महीने के अंदर आप उसके बराबर पे पहुंच जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करता है तो जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालता है। इसने फर्स्ट टाइम ब्रीड करना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट निकल आई और 5 साल तक आप इससे ब्रीडिंग लेंगे। अच्छा, एक जानवर से ले सकते हैं, ठीक है। और आपने बताया ये 6 महीने के अंदर 3 से 5 किलो वजन करता है। 3 से 5 किलो का हो जाता है। और वैसे ये तो हाइब्रिड है, जो नेचुरल है उनके बारे में, जो ऑर्गेनिक है वो कितना टाइम लेता है? हमारी जो देसी ब्रीड है बेसिकली वो इसीलिए फार्मिंग के लिए कामयाब नहीं है कि वो 8 महीने में 1 किलो वजन करता है। ओके। और उसमें से जो मीट निकलेगा वो ½ kg है, और उसमें से भी बोन्स निकाल दें तो वो 250 ग्राम ग़िज़ाइयत कैसी होगी? ग़िज़ाइयत इसके बराबर ही है, लेकिन वो थोड़ा सा सख्त जान होता है तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंट आएगा। देसी और ब्रायलर का डिफरेंस आ जाएगा। खुला मैदान होना ज़रूरी है या आप घर में भी कर सकते हैं? देखिए, घर करना आपने केज सिस्टम के अंदर ही है, क्योंकि जो ओपन एरिया है उसके अंदर इसको डिजीज़ लगती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह इसको लगेंगे तो फिर वो फार्मिंग में आपके लॉसेस में चला जाता है। जो इसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, आप केज में रखें, उसमें ब्रीडिंग करवाएं प्रॉपर तरीके से।
ये वाहिद एनिमल है जिसकी अपनी फास्ट ब्रीडिंग ही इसके लिए नुकसानदेह साबित होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? बिकॉज कि ये एवरी 30 डेज़ जो है बाद जो है वो बच्चे देने की सलाहियत रखता है, तो उसको गैप देना पड़ता है ताकि मादा बच्चों को अच्छे तरीके से मिल्किंग करवाए जी, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम की ब्रीड के लिए अपनी सेहत को भी वो बेहतर करे। तो इसकी फास्ट ब्रीडिंग बेसिकली इसके लिए नुकसानदेह और कोई साबित होती है। मेडिसिन जो आप यूज़ करते हैं इनको सेहतमंद रखने के लिए, बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचाने के लिए? इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड वाइड इसमें कोई भी वायरल डिजीज़ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, जिस वजह से कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं है, कोई इसको मेडिकेशन नहीं दी जाती, टोटली ये ऑर्गेनिकली पाला जाता है। और सिर्फ बैक्टीरियल मेडिसन जो जिस तरह इंसानों में किसी को फ्लू हो गया हल्का फुल्का तो वो आप पैनाडोल देंगे या छोटी मोटी कुछ मेडिसिन चले, बिजनेस एस्पेक्ट तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर घर में गोश्त आ गया है खरगोश का तो उसको किस तरीके से पकाया जा सकता है, इसके लिए दोबारा चलते हैं शहजाद बसरा साहब की तरफ। बसरा साहब जरा बताइए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कंज्यूम रैबिट मीट? कैसे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा फ़ायदा भी लेंगे और ज़्यादा जायका भी आपको मिलेगा, कैसे पकाएं? देखिए, मैंने इसके ना 3-4 डिशेस ट्राई की हैं और डिस्कस भी की है। सबसे इसकी मजेदार डिश तो वही बनती है कि जैसे आप फ्राइड चिकन बनाते हैं, फ्राइड फिश बनाते हैं, फिंगर फिश बनाते हैं, फ्राइड वाला, उससे इसकी स्मेल वगैरह खत्म हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता ना, वो बहुत टेस्टी भी होता है। लेकिन जब आप इसको आम जैसे हमारे यहाँ सब्जी के साथ आम चिकन को या दूसरे गोश्त को बनाया जाता है ना, वहां फिर आपको इसमें कोई लहसुन अदरक की और बाकी थोड़ी सी मेहनत करके ना इसका फिर टेस्ट बेहतर करना पड़ता है, मगर ना हमारे टेस्ट शायद उसके लिए एडजस्टेड नहीं है। जब इसको हम पुलाव या बिरयानी में डालते हैं तो उसके लिए भी अगर आप रवायती चिकन की तरह पकाएंगे तो आपको इतना मजेदार नहीं बनेगा। लेकिन असल बात यह है कि जब एक चीज आती है तो उसके कुकिंग के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, चीजें होती हैं। हर सब्जी को, हर गोश्त को आप अलग से पकाते हैं, तो अगर आप एक ही तरीके से पकाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। तो आप इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं, आम सालन के साथ भी बना सकते हैं, इसकी कामयाबी तभी होगी। अभी तक जो हो रहा है स्पेशल डिशेस इसकी जो बनती हैं वो डीप फ्राइड ही अभी तक जो होटलों में भी या मखसूस जगह के ऊपर भी यहाँ सर्व किया जाता है। बारबेक्यू कर सकते हैं बसरा साहब? लेकिन ज़ाहिर है, जी बारबेक्यू कर सकते हैं? नहीं जी बसरा साहब अभी सुन नहीं पा रहे शायद। मैं पूछ रही हूँ, बारबेक्यू वो मलाई बोटी, टिक्का बोटी, बिहारी बोटी ये बना सकते हैं, नहीं बना सकते? बारबेक्यू ट्राई नहीं किया, लेकिन अभी तो इसका बारबेक्यू मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन चूंकि ये गोश्त है इसकी सारी डिशें बन सकती हैं। लेकिन आम तौर पे मैंने बताया कि फ्राइड के अलावा बाकी इसके ना अभी आपको टेस्ट कंप्रोमाइज्ड है इसका ना, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। अब स्पेशल डिशेस के साथ जो इसमें जो शेफ हैं, जो स्पेशल कुजीन है, वो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बन सकती है। एक्सेप्टेबिलिटी तो माशरे में हो ना पहले। एग्जैक्टली नई नई तरकीबें जो है ना वो डेफिनेटली वो आपको खुद ही लगानी पड़ेंगी और बसरा साहब ने बता भी दिया। इन द एंड बिल्कुल ठीक है। चिकन के मुकाबले में अगर इसको कंपेयर करें तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है और आयरन भी है, जो दो चीजें हमें बहुत ज्यादा चाहिए। बाकी विटामिन और प्रोटीन तो मिल जाती है, ये दो चीजें कम मिलती है। ज्यादा लोग अनीमिक हैं, तो उसके लिए ये रैबिट जो मीट है ना ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, अगर आयरन डेफिशिएंसी है किसी को तो वो रैबिट मीट ज़रूर ट्राई करे। इन द एंड कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो रैबिट फार्मिंग के अंदर नहीं करनी है, ये नो गो एरिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना, जितने भी देखने वाले हैं जो सोच रहे हैं कि हम रैबिट फार्मिंग करें? देखें, इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है कि आप जब इसको साफ़ खुराक, साफ़ पानी, साफ़ माहौल, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो इसकी ज़रूरत है। अगर आप वहाँ पर ये चीज़ें कॉन्टेमिनेट करते हैं तो फिर आपका वो बिज़नेस लॉस में जाएगा। ठीक है। कोई भी फार्मर जब काम कर रहा होता है तो इसको डिजीज़ उसी सूरत में पड़ेगी कि ये साफ़ सुथरा रहने वाला जानवर है, इसकी आप सफाई नहीं करेंगे तो ये डिस्टर्ब होगा। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, जितने भी फार्मर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसकी जो खुराक के अखराजात हैं उसको जहन में नहीं रखते। एक बंदे के पास 2.5 लाख रुपया ठीक है जी फार्मिंग में आ गए, लेकिन अगले 3 माह बाद उसको फर्स्ट टाइम जो अर्निंग आनी है, 3 माह के अखराजात वो जहन में नहीं रखते। बाद में पालने के जो एक्सपेंसेस हैं वो बेयर नहीं करेगा, तो वो फिर पैनिक होके भाग जाते हैं कि यार नहीं इसमें तो इसको 2.5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट और उसके बाद पालने के तकरीबन 50 से 1 लाख रुपया आप रखें ताकि अगली मैनेजमेंट के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। ब्रीडिंग साइकिल्स में कितना ब्रेक देना चाहिए? एक ब्रीडिंग आ गई आपके पास 30 डेज
यानी कि At least एक 30 ब्रीडिंग days. लेने के बाद 1 महीना इंतजार करें 30 डेज़ के लिए तो इसका प्रेगनेंसी पीरियड है, फिर 30 डेज़ के लिए जो है वो इसने मिल्किंग पे रहना है, तो फिर आप इसको मेड करवाएंगे और नेक्स्ट ब्रीड इसकी जो लेंगे। मलिक साहब बहुत Best. शुक्रिया, Thank you. आपने इतने अच्छे तरीके से गाइड किया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे तरीके से आपने इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में गाइड किया। और व्यूअर्स के लिए मैं बताता चलूँ कि अगर आप रैबिट्स लेके आते हैं इसके बाद खाने के लिए लेके आते हैं और आप इस सेगमेंट के बाद लेके आ रहे हैं तो ज़रूर कीनवा के साथ खाइएगा, क्योंकि आयरन और आपके पास B12 और फिर कीनवा की ग़िज़ाइयत मिल के इस चीज़ को करेगी बैलेंस। और जिस तरह नबी करीम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दरमियाना रास्ता जो है वो सबसे बेहतरीन रास्ता है, तो डोंट गो टू एनी एक्सट्रीम्स, दरमियान में रहें, अच्छे रहेंगे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं तो दोबारा मुलाकात होगी। साथ में। हाय जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा फार्मिंग के बारे में, बिज़नेस के बारे में और खरगोशों के आइडिया के बारे में, किस तरह से आप उसमें से सिर्फ अपनी ग़िज़ाइयत ही नहीं बल्कि अपने फाइनेंशियल हेल्थ को भी बेहतर करने का तरीक़ाकार है कि जो आप अपना सकते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ बात करते चलें कुछ वेदर की, बिकॉज़ ये भी अब क्योंकि हम मानसून सीज़न है, बारिशें हैं, सैलाब हैं, तो आपको इसके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी आपकी हेल्थ और अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर कहीं तेज़ बादल बरसे, ज़ोर से बरसे और तेज़ बारिश हुई और कहीं पे आहिस्ता बारिश हुई। सैदपुर में भी 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, इससे ज़्यादा ही थी जिस तरह से हो रही थी, जो हमें नज़र आई, जो हमारे दोस्तों ने आते जाते बताई। महकमा मौसमियात के जो मज़ीद बारिशें होने वाली हैं उनकी भी पेशगोई दी गई है और नशेबी इलाकों के अंदर वार्निंग जारी की गई है कि यहाँ पे सैलाब आ सकता है, या छोटे दर्जे का या बड़े दर्जे का, डिपेंडिंग ऑन कहाँ के इलाके हैं। अब नाला लई के अंदर तुग़यानी का खदशा जाहिर किया गया जो कि हर साल होता है और सबसे बुरी बात यह है कि क्योंकि हम बहैसियत कौम क्लटर फेंकने से, कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आते, तो इवेंचुअली वो ड्रेन्स में जाके फंसता है और फिर बाहर निकल आता है। We should be ashamed of Yes, it. सबसे we should पहले be तो कि ashamed हमें of it. अभी रास्ते में आते हुए भी मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा जगह जगह कूड़ा करकट जो है ना वो फैला हुआ था। ऑल्दो हमारी अथॉरिटीज़ काम कर रही होती हैं, हम हमेशा उन्हीं को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से पानी का बहाव जो है वो ठीक नहीं हो पाता है। तो इस वक्त इस्लामाबाद की सिचुएशन हम बता चुके हैं, दूसरे शहरों में भी बारिश हुई है जिसके अंदर लाहौर भी शामिल है और लाहौर के साथ साथ सियालकोट से भी खबरें आ रही थी कि वहाँ पर भी शदीद बारिश हुई है। शेखपुरा, हाफिज़ाबाद में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो चुका है, जबकि दरियाए चनाब में हेड मिराला और हेड कादराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। अब NDMA जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसकी जानिब से पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग भी जारी की गई है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से हादसात हुए हैं और अभी तक की जो इत्तलात हैं, अभी तक का जो नंबर आया है 10 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। अब की कोटली में लैंडस्लाइडिंग हुई है, पहाड़ी तोदा गिर गया है घर की छत के ऊपर जिसकी वजह से एक माँ और 2 बच्चे जो हैं वो भी जहाँ भाग हो गए हैं। लेकिन एक फुटेज जो है वो आपकी नज़र से गुजरी होगी, वो खैबर और पेशावर के संगम पर एक रेला जो है, सैलाबी रेला, वो बहुत तेज़ी के साथ आया और एक बच्चा जो वहाँ पर मौजूद था बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा कि शायद उसको बचा लिया जाए, शायद रेस्क्यू के इदारे वहाँ पर आ जाए, शायद उसको एयरलिफ्ट कर लिया जाए, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ रेला आया और उसको अपने साथ बहा कर ले गया। इंतहाई तकलीफ़ दे ये मंज़र होता है और पिछले साल भी हमने इसी तरह का एक मंज़र देखा था जब एक पूरी फैमिली एक एक करके बहते चले गए थे और यहाँ पर एक मरतबा फिर से एक बच्चा एक मरतबा फिर से एक बच्चा आप इस वीडियो में देख सकते हैं नाज़रीन। ऐसा दिल खराश ये मंज़र है कि अपने आप पे काबू रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंसान को जब इंसान इस तरह की चीज़ें देखता है। अब इस बात पे आपको गौर करना चाहिए कि हम बारहा कहते हैं, तकरीबन हर एपिसोड में जब से ये बारिशों की पेशगोई आना शुरू हुई है हम आपको बता रहे हैं कि प्लीज़ NDMA की वेबसाइट पे, NDMA की ऐप पे ज़रूर जाएं। और क्योंकि नदी नालों के एरियाज़ पहले से बताए गए हैं और महीनों पहले बता दिया जाता है कि ये स्पेसिफिक एरिया, और अगर आपके पास इंटरनेट है और आप गांव के लोगों को जानते हैं जिनको नहीं पता होगा तो उनको भी ज़रूर बताइए। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं तो मुलाकात होगी, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हमारी रूटीन हो चुकी है कि हर रोज़ अपने शो के अंदर हम किसी ऐसी खातून को लेकर आते हैं जिन्होंने किया होता है अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल और पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही खातून, एक लड़की मौजूद है, यंग भी हैं काफ़ी। उनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि उन्होंने किया क्या है और उन्होंने कौन सी अचीवमेंट जो है वो हासिल की है। बासलाहियत एथलीट हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने आज़म से और गैर मामूली सलाहियतों की वजह से कौमी सतह पर अपनी पहचान
बना दिया। मैं बात कर रही हूँ सहर सिबगत की, जिन्होंने हाल ही में नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के 58 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और नेशनल चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। ओवरऑल सहर ने 141 केजीज लिफ्ट किया, जिसके अंदर स्नैच कैटेगरी थी 60 और उसके साथ साथ क्लीन एंड जर्क थी 81 केजी की। तो हमारे साथ सहर साहिबा मौजूद हैं। सहर मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। कैसा रहा 141 केजीज के साथ जोर लगाने का सफ़र आपका, और स्टार्ट कहाँ से लिया? सबसे डिफिकल्ट फेज़ क्या था और क्या कोई इंजरी हुई आपको वेट लिफ्टिंग में? वेट लिफ्टिंग में इंजरीज तो होती रहती हैं, ज़्यादातर मुझे रिस्ट की होती है। मतलब हाँ, इसको पट्टियाँ वगैरह बांध कर लेते हैं, और साथ में सफ़र अच्छा रहा है, 2 सालों से कर रही हूँ, अच्छा जा रहा है। अच्छा, जर्नी कैसी रही पूरी इसकी? जर्नी अच्छी रही है। मैं बेसिकली जूडो की प्लेयर थी, तो 2021 से मैं जूडो कर रही थी, उसकी नेशनल्स खेल रही थी, और वेट लिफ्टिंग मैंने जूडो के लिए स्टार्ट की थी इन 2024। और फिर उसके बाद आपने सोचा कि वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा तो इसमें वैसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठे मैंने। अच्छा, आप वैसे सहर को देखें तो आपको लगेगा नहीं कि ये 141 केजीज जो है ना वो ओवरऑल उठा सकती हैं या 80 केजीज उठा सकती हैं? लोग होते हैं। एक बहुत अच्छी बात मुजम्मिल अभी ब्रेक में कर रहे थे, खुद भी इनका काफ़ी शगफ है, एथलीट रह चुके हैं और अभी भी हैं माशाल्लाह से। वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ यू आर लुकिंग, आप कितने ज़्यादा फिट हैं ये तभी पता चलेगा जब आप अपनी सलाहियतों को आजमाएंगे। तो मुझे नज़र भी आ रहा है कि वो लग छोटी सी रही हैं, बट इन्होंने अच्छा खासा वजन जो है वो उठा लिया। जूडो में आपका जो नेशनल तक का सफ़र गुजरा, आप अपनी वेट कैटेगरी में खेलते थे और फिर ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई बहुत बड़ा ओपोनेंट आए और आपको आंखों से समझ आ जाती है अच्छा ये क्या सोच रहा है, ठीक है, तो कैसा लगता है कि जब उनको ये स्ट्रेंथ वेट लिफ्टर वाली मिलती है आपके हाथों में एकदम से? मैंने 2024 जनवरी में स्टार्ट की थी वेट लिफ्टिंग, ठीक है, और मैंने किसी को बताया नहीं था, और अप्रैल के अंदर थी जूडो की इंटरवर्सिटी, उसके अंदर मुझे ओपन वेट में भी खिला दिया ना। ओपन वेट आपको आइडिया होगा कि कोई भी आ सकता है, 105 किलो के भी ओपोनेंट्स थी, तो तब सब शॉक हो गए थे कि इसको क्या हुआ है ना, इसने 4 महीनों के अंदर अंदर इसने क्या किया ना। लेकिन उसके बाद में पता चल गया वेट लिफ्टिंग कर रही है, ठीक है, तो तब से मैं उसमें भी गोल्ड होती हूँ, ओपन वेट में भी। आगाज़ कहाँ से किया, कब आपने सोचा कि मुझे वेट्स उठाने में ज़रा मज़ा आ रहा है तो मुझे इसी में करियर बनाना चाहिए? मैंने असल में ना स्क्वाट्स लगाया करती थी मैं सिर्फ, तो जिम के अंदर सहूलत नहीं थी फ्री वेट्स की, तो मैं वेट लिफ्टर्स के पास गई। उन्होंने कहा कि ये जो लड़कियां ने गॉड गिफ्टेड से वेट लिफ्टिंग कराएं, हालांकि मेरा कोई मूड नहीं था। कोच ने कहा, उसने कहा वेट उठाओ, मैंने 40 kg जर्क लगा दी, उसने कहा पाकिस्तान में लड़कियां ही नहीं है तो इसको कहीं करे। फिर मैंने वैसे शुगर में स्टार्ट की। जस्ट इमेजिन मीटिंग द राइट पीपल एंड व्हाट आर द चांसेस कि आप वहाँ पर नहीं जाती अपने शौक की वजह से, तो आज आपका ये करियर नहीं बन पाता। आगे का क्या प्लान है सहर का, क्या करना चाहती है सहर, कहाँ तक पहुँचना चाहती है? आगे मैं सैफ गेम्स में फिलहाल उसकी क्या कहते हैं तैयारी कर रही हूँ, और साथ में ओलंपिक्स 2028 में इंशाल्लाह 2028 के अंदर इंशाल्लाह। मैं जो ओलंपिक्स वाला नाम है इस पे इतनी बड़ी इंशाल्लाह इसलिए कही है क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है और पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है। अब जूडो की ये बात कर रहे हैं, पर्सनली खेल चुके हैं, वेट लिफ्टिंग की ये बात करें, पर्सनली परफॉर्म कर चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास खवातीन की डेवलपमेंट नहीं की जाती इन स्पोर्ट्स के अंदर, अच्छे कोचेस मौजूद नहीं है, अच्छी सर्विसेज मौजूद नहीं है और सेफ एनवायरनमेंट्स मौजूद नहीं है। टॉकिंग अबाउट सेफ एनवायरनमेंट्स एंड गुड कोचेस, आपको अच्छे टीचर की वैल्यू और इंकरेजमेंट की वैल्यू क्या महसूस होती है? मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि जो पाकिस्तान के टॉप के जूडो के कोच हैं वो भी मेरे शहर के ही हैं, और जिनके पास मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ वो खुद भी सैफ गेम्स के मेडलिस्ट रह चुके हैं। उनके अभी एक और जो स्टूडेंट हैं वो ब्रिक्स गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं वेट लिफ्टिंग में ना। तो मतलब आपको पता है गुजरांवाला शहर है इन्हीं गेम्स का। नो बट हमारे पास है, इसके अलावा इनाम बट भी हमारे पास है रेसलिंग में। तो आई एम लकी कि मैं एक अच्छे शहर में पैदा हुई जहाँ स्पोर्ट्स का रुझान। अच्छा सर, चलें थोड़ा सा ज़रा ना गर्ल टॉक भी कर लेते हैं। हमें पता है कि जब हम कुछ करने के लिए जाने लगते हैं तो सबसे पहला चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है ना, अगर आप लकी नहीं हैं तो आपको घर की तरफ से कि क्या करोगी इतना वेट उठाकर, या फिर किसी भी ऐसी फील्ड के अंदर जिसमें मर्दों की डोमिनेंस ज़्यादा है, आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा था घर की तरफ से? ऑलमोस्ट सपोर्टिंग? हाँ, क्योंकि मेरे फादर खुद इंटरनेशनल लेवल जिमनास्ट हैं, तो इसलिए मेरी मदर भी बहुत सपोर्टिव है। शुरू में मुझे गेम मेरी मामा ने ही करवाई एक हिसाब से ना, क्योंकि जिम्नेजियम जाना होता था लोकल, मेरे बाबा बीमार होते थे तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हम लोग चिंची बजाया करते थे। उन्हें यही था कि इसको शौक है तो ये ना कि मुझे किसी ने कराई नहीं है, तो वो साथ मेरे जाती होती थी। तो पेरेंट्स की तरफ से तो 100% सपोर्ट है। आंटी हैट्स ऑफ टू यू और अंकल हैट्स ऑफ टू यू। सहर जैसी एथलीट पाकिस्तान को देने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओलंपिक के लिए ये बताइए जज्बा कैसा है, तैयारी कैसी है, एंड क्या आपका प्लान है, क्या रूटीन आपने बनाई है? क्योंकि एक एथलीट जो होता है जब उसको अपने गोल का, अपने टारगेट का पता हो तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को प्लान कर लेता है, तो क्या सहर ने ज़िंदगी वैसे प्लान कर ली है?
ज़िंदगी तो नहीं, फ़िलहाल जो गेम है ट्रेनिंग उसी को प्लान किया हुआ है कि 2 टाइम करनी पड़ती है। इशू यही है कि दोनों गेम्स को साथ साथ लेकर जाना पड़ रहा है ना। मुझे था कि किस तरह मैं एक डिसाइड कर लूँ, पर हो नहीं रहा, क्योंकि दोनों में मैं बराबर की मेहनत करती हूँ, बराबर के ऑलमोस्ट मेडल्स हैं। वेट लिफ्टिंग में तो अभी आया मेरा नेशनल गोल्ड ना, पहले मैं दोनों में बराबर जा रही थी, सिल्वर सिल्वर सिल्वर। तो ऑल द वेरी बेस्ट सहर, अल्लाह करे आप अपने नाम की तरह, सुबह की तरह रोशन आपका कभी हो और पाकिस्तान का नाम आप इसी तरह से रोशन करती रहे। जितने भी लोग देखने वाले हैं, स्पेशली स्पॉन्सर्स से मैं मुखातिब हूँ, इस तरह के लोग जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उनको एक्नॉलेज भी किया जाए, उनको सपोर्ट भी किया जाए, सो दैट वो आपके ब्रांड का नाम भी रोशन करे, एट द सेम टाइम पाकिस्तान का नाम भी रोशन करे। सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। अच्छा, स्पोर्ट्स की बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं वो कवर करना मस्ट हो जाती हैं। सहर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने किया जूडो में अपना नाम। बरतानिया के अंदर एक खेल है जो अनोखी नौयत का खेल है, और जब मेरे सामने आया तो मुझे हंसी भी आई है इसी के साथ, बहुत एंटरटेन भी मैंने फील किया। जहाँ बरतानिया के अंदर जो खेलों की दुनिया है वो मुख्तलिफ रिवायात के लिए बड़ी फेमस है। यहाँ पे पाँव की उंगलियों से होता है एक मुकाबला। अब इसके अंदर है क्या ये मुकाबला? इसको बोला जाता है टो रेसलिंग। मुनफरिद रिवायात से है मशहूर। यहाँ पे टोज का मुकाबला होता है, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो पहलवान है यहाँ पे वो एक दूसरे के अंगूठे से दूसरे के अंगूठे को चित करने की कोशिश करते हैं। अब टो रेसलिंग यानी पाँव के अंगूठों की जो ये कुश्ती है, एक ऐसी रिवायत है कि जिसमें खिलाड़ी अपने बड़े अंगूठे से दूसरे के बड़े अंगूठे को जो क्या है वो हराने की कोशिश करते हैं और शिकस्त देने की कोशिश करते हैं। How do you train for it? How do you train for it? I don't know. I really want to know. Maybe जो आपकी काफ्स की एक्सरसाइज है वो आप करते हैं और आपके टो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। 2026 में ये आलमी मुकाबला डर्बीशायर में हुआ और डर्बीशायर के अंदर इसकी एक हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री पे जाने से पहले जो अमाउंट पहलवानों का इसके अंदर था वो 19 पहलवान थे। 19 पहलवान इसके अंदर शामिल थे, या 19 पहलवानों ने अब इसके अंदर प्रैक्टिस कैसे की, ट्रेन कैसे किया अपने टोज को, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पर और चेक करना पड़ेगा। हम एक ब्रेक की तरह हैं और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो हमें ये सबक दिया जाए कि भाई आपने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लेकिन जब इम्तहान इतने बढ़ जाएं कि आपको समझ ना आए कि आप किसका शुक्रिया अदा करें, किस से शिकवा करें, तो फिर हम बैठ जाते हैं यहाँ पर बात करने के लिए और आपस में एक दूसरे से शिकवा करके ही ना अपना कैथारसिस करना शुरू कर देते हैं। आज हम एक और इम्तहान की बात कर लेते हैं जिससे तकरीबन पूरा पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो है बिजली का बिल, जो कि एक बहुत बड़ा इम्तहान बन चुका है। और आजकल एक बहस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रही है, वो ये कि अगर आप कैटेगरीज और स्लैब्स देखें बिजली के बिलों के अंदर, वो बड़ी मुख्तलिफ हैं और बड़ी अजीब सी हैं। यानी कि अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो पर यूनिट रेट मिलेगा वो होगा 10 रुपये। अगर आप 199 यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका पर यूनिट रेट हो जाएगा 13 रुपये। अगर आप सिर्फ 1 यूनिट ऊपर यानी कि 200 यूनिट पर चले जाते हैं तो आपके सारे यूनिट्स की कीमत हो जाएगी 28 रुपये पर यूनिट, और 1 यूनिट और ऊपर अगर आप चले जाते हैं यानी कि 201 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूम हो रहा है, तो पूरे यूनिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे 33 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अब ये क्या फार्मूला है, मेरी तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। आज हमने ये समझने की कोशिश करनी है। 700 यूनिट से आप क्रॉस करते हैं 48 रुपीज़ या 45 रुपीज़ का मार्कर भी है, वो भी आपका क्रॉस हो जाता है, जो पिछले सारे आपको 45-48 रुपये इस रेट के आसपास के मिलेंगे सारे यूनिट्स। तो हमारे साथ डॉक्टर खालिद वलीद मौजूद हैं। सबसे पहले इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत। अच्छा सर, ओपनिंग क्वेश्चन, पहले तो ये प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड जो है कंज्यूमर, ये कौन होता है? और 3 यूनिट्स में 20 रुपए फी यूनिट का जंप है 199 से लेकर 201 के दरमियान, इस पार्ट पे इतना फोकस क्यों किया गया? देखिए, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर वो कंज्यूमर है जो 6 माह लगातार 199 यूनिट्स या उससे कम बिजली कंज्यूम करता है, तो आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हो जाते हैं। और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर होने का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और आपके टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स का 54% इस टाइम पे प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, विच मीन्स कि वो 199 यूनिट से कम यूज़ कर रहे हैं। और 199 यूनिट्स पे जैसे आपने बताया 100 यूनिट्स के आपको 10 रुपये देने हैं और 99 यूनिट्स के आपको 13 रुपये देने हैं, और आपका बिल आ रहा होता है कोई अराउंड 2800-3000 रुपये, डिपेंड्स ऑन के टैक्स कितना है। अभी टैक्स भी कुछ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही आप अगली स्लैब में जाते हैं, प्रोटेक्टेड से निकलते हैं और 201 यूनिट पे चले जाते हैं, तो आपका बिल जो है वो 8000 के करीब चला जाता है, विच मीन्स के कोई 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ गई और दूसरा आपका जो GST है वो भी 3 फोल्ड जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो ये इसलिए गवर्नमेंट ने किया था 1960 से ऑनवर्ड आपका इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज थी पाकिस्तान में,
लोड शेडिंग क्राइसिस था और आपके पास डैम्स नहीं थे, आपके पास प्लांट्स नहीं थे, तो इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो लोग जो कम बिजली कंज्यूम करेंगे उनको कम चार्ज किया जाएगा ताकि लोड शेडिंग पे काबू पाया जा सके। अब हालात बदल गए हैं, अब हमारे पास सरप्लस है और आपको फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस देने ही देने हैं, तो वाई नॉट गवर्नमेंट जो है वो बिजली का बिल जो है वो कम कर मेरे दे। दिल से आह निकलती है एक, और सबके दिल से निकलनी चाहिए और सबको पता भी होना चाहिए कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में हमारे साथ जो जुल्म हुआ है। अच्छा, ये जो फार्मूला है डॉक्टर साहब, इज़ इट प्रैक्टिकल? उस वक्त के लिहाज से जब डिस्करेज किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल ना करें बिकॉज हमारे पास शॉर्टफॉल था, अभी हमारे पास सरप्लस मौजूद है, डेफिसिट नहीं है, तो अभी के लिए या फ्यूचर के लिए क्या ये प्रैक्टिकल है फार्मूला? देखें, अभी रिफॉर्म्स की तरफ हमें जाना है। एक IMF की कंडीशनैलिटी है जो RSF का प्रोग्राम है, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, उसमें एक कंडीशनैलिटी है कि बाय 2027 आपको ये सारी सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है, ब्लैंकेट सब्सिडीज़ को। उसकी वजह से आपका ये जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर कंज्यूमर्स हैं इनको डायरेक्ट सब्सिडी मिल रही होगी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की असेसमेंट के थ्रू, विच मीन्स कि जो 54% कंज्यूमर्स थे इसमें से कोई अराउंड 20% रह जाएंगे जिनको सब्सिडी मिलेगी। बाकियों के लिए रेट जो है वो शायद एवरेज इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएगा, लेकिन उससे बिजली के बिल आपके बड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बजाय इसके कि हुकूमत पहले आपके कैपेसिटी पेमेंट्स के क्राइसिस को सॉल्व करती, उसको सॉल्व किए बगैर आप जो है वो सारे का सारा बर्डन कंज्यूमर्स पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। बेशक ये जो आपकी सब्सिडी है इसका मिसयूज़ भी होता है, लोग मल्टीपल मीटर्स लगा के 600 यूनिट अगर आपका बिल आ रहा था तो आप 3 मीटर लगा के आप 200 यूनिट पे करके अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लेते हैं। अच्छा, मैं आसान अल्फाज में अगर पूछूं, ये हुकूमत की तरफ से मिलने वाली मदद, सब्सिडी, वो हमें एनर्जी प्राइसेस के अंदर मिले या फिर वो चली जाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ, क्या दोनों एक ही हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होने से लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी या उनको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा? देखिए, इसमें ये होगा कि अगर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू है तो वो टारगेटेड होगा। आपको ये नहीं होगा कि DHA में भी बैठा एक बंदा सब्सिडी ले रहा है, वो जिसको मिलनी चाहिए उसी को मिल रही होगी। लेकिन अगेन आपको ये देखना है कि क्या उन लोगों के लिए जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं उनके लिए बिजली की प्राइस नीचे आएगी कि नहीं आएगी, क्या मिडिल क्लास को जिनको पहले भी सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो मेरे मुताबिक नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप जनरेशन साइड के रिफॉर्म्स नहीं करते, कैपेसिटी पेमेंट्स को नीचे नहीं लाते, तब तक आप इसको ठीक नहीं कर सकते। एक फार्मूला मैं हर दफ़ा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि अर्ली रिटायर कर दिया जाए उन पावर प्लांट्स को जो कि यूज़ भी नहीं हो रहे और आप जो है वो उनको हायर कैपेसिटी चार्जेस भी दे रहे हैं, या उनको रीपर्पस कर दें। एक मिसाल देता हूँ, एक प्लांट है आपका इंपोर्टेड कोल का, वो पिछले 3 महीने में बिल्कुल 0% चला है, फिर भी आपने उसको 30 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए। अगर आप उनको रीपर्पस कर लें बैटरी एनर्जी स्टोरेज में, तो ये जो आपका इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स आता है दिन के टाइम पे सोलर का, एक वजह आपका ये जो सब्सिडी रिफॉर्म्स का ये सोलर भी है कि सोलर की वजह से अब आपकी कंजम्पशन कम हो गई है। कंजम्पशन कम होने से आपके पावर प्लांट्स नहीं चल रहे, फिर भी आप उनको दे रहे। तो अगर आप उसको स्टोर कर लें आप उस प्लांट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज में, और रात को वो लोगों को दे दें, तो आपके कैपेसिटी चार्जेस का मसला भी सॉल्व हो सकता है। तो क्या मसला है, क्यों नहीं किया जाता इस तरफ ट्रांजिशन, क्यों नहीं की जाती, या फिर क्या रीज़न दिया जाता है इस तरफ ट्रांजिशन ना करने का? देखें, जब लोड शेडिंग क्राइसिस था तो आपने बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा लिए थे और आपने बड़े अट्रैक्टिव रेट्स पे, कंडीशंस पे आपने इन्वेस्टर्स को कहा कि आप आएँ। 30 साल 35 साल के आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो अब अगर आपको बैठे बिठाए अरबों रुपए मिल रहे हैं तो आप क्यों अपना प्लांट जो है वो बंद करेंगे? तो हुकूमत को थोड़ा सा स्टेट लेवल पे निगोशिएट करना है, ख़ास तौर पे चाइना के साथ, क्योंकि चाइना हमारा एक अच्छा दोस्त भी है, तो हम जो है वो एक अच्छा रीपर्पसिंग फार्मूला के साथ कैपेसिटी चार्जेस को कम कर सकते हैं। इससे होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, सोलर भी बड़ा अच्छे से इंटीग्रेट होगा, और आप ये जो इजाफी बोझ डालने जा रहे हैं कंज्यूमर्स पे, जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, ऑब्वियसली अगर आप 54% कंज्यूमर्स को छेड़ रहे हैं, उनके लिए कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं टैरिफ को, तो पॉलिटिकली भी आप जो है वो एक बड़ा मुश्किल फैसले हम करने जा रहे हैं, पूरी आवाम को बता रहे होते हैं। इन द एंड हम एक बिजली का बिल जो आता है इसके ऊपर कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे होते हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, उनकी ज़रा एक लिस्ट आप बता दीजिए। एक तो GST है, पिछले बजट में वो 17% था, अब 1% बढ़ गया 18% है। फिर उसके बाद 1.5% आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देते हैं जो प्रोविंसेस को जाती है। फिर नीलम झेलम सरचार्ज है, जो कि आपने नीलम झेलम डैम बनाया वो भी आप कंज्यूमर से ले रहे हैं। सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए DSS चार्जेस हैं जो कि 3 से 4 रुपये पर यूनिट है। फिर उसके बाद हर 2 महीने बाद आपको
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी देनी होती है कि अगर ईरान अमेरिका क्राइसिस की वजह से RLNG का रेट बढ़ जाए तो वो जितना रेट बढ़ा है वो भी आप कंज्यूमर से जो है वो वसूल करते हैं। फिर क्वार्टरली आपकी क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स आती हैं, अगर आपका एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है उसके पैसे भी जो है वो आप कंज्यूमर से ले रहे होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो तब्दीली अब होगी हमारी एनर्जी और तवानाई के ऊपर, फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, क्या वो भी अब इफेक्ट करेगी हमारी बिजली की बिलों अगर उसको एक्सटेंड किया जाता है RLNG पे तो फिर वो दुरानिया जो है वो आपका कम हो जाएगा, वो शायद आप मंथली उसको चेंज करेंगे कैपेसिटी चार्ज, सॉरी फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और आई होप कि इसको रीनेगोशिएट किया जाए, जो हमारे कैपेसिटी चार्जेस हम देते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एट द सेम टाइम ये जो इस वक्त फार्मूला है इसको भी तब्दील किया जाए, क्योंकि स्लैब्स बनाने से अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फिर मिडिल क्लास खास तौर पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इम्पैक्ट होती है, और स्टेट लेवल पे नेगोशिएट करना है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो पावर प्लांट्स के जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे या बंद पड़े और फिर भी बिलियंस ऑफ रुपीज़ उनकी तरफ जा रहे हैं चार्जेस के तौर पे। तो थैंक यू सर, आपने हमें ज्वाइन किया और इतने अच्छे तरीके से हमें इनसाइट प्रोवाइड की। अब इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, लेकिन पहलू फ़र्क होगा और वो होगा आपके बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड और पाकिस्तान के बिजनेस फोरकास्ट से रिलेटेड। तो आइए बढ़ते हैं मनी मैटर्स की तरफ। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. जी, वेलकम टू मनी मैटर्स। और पाकिस्तान के अंदर पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रोज़ाना का चेंज तयन करने का हमें किया जा रहा था नोटिफाई कुछ दिन पहले कि ये तजवीज़ पेश की जाएगी, अब ये निज़ाम इस्टेब्लिश हो चुका है। और नए निज़ाम के तहत आज पेट्रोलियम की कीमत जो है वो 35 पैसे फ़ी लीटर कम करके 315 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। अब ये तो अच्छी बात है कि 35 पैसे कम की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल जो है वो 5 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। अब हर रोज़ रात 12 बजे आपको अगले दिन के रेट्स बताए जाएंगे, अगले दिन की कीमतों का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस निज़ाम से कीमतों में ज़्यादा शफाफियत आएगी। होर्डिंग जो करते थे लोग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उसके खिलाफ ये एक अच्छा स्टेप है, मौसर स्टेप है। और आलमी मंडी के अंदर होने वाली तब्दीलियों का फ़ायदा डायरेक्ट कंज्यूमर तक, लास्ट कंज्यूमर तक आसानी से पहुँच सकेगा। इसके इन्स एंड आउट्स क्या हैं, मार्केट पर क्या असरात होंगे, और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, जो डीलर्स हैं और पेट्रोलियम के जो डीलर्स हैं, उन सब ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया। मेरा सवाल इसके अंदर पहले भी यही था और आज भी यही है कि हाउ डू यू इंश्योर कि जितने भी डीलर्स हैं वो उसी कीमत पर बेचेंगे या फिर वो उस एम्बिग्विटी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तब्दील हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसामा रऊफ, जो कि सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस नए फैसले को। उसामा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले योर टेक, रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन होगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। सेकेंडली, ये जो नया स्टेप किया गया है, मतलब कुछ दिनों से बात हो रही थी, हमारी इस टीवी शो पे भी बात हो चुकी है रिलेटेड द न्यू फॉर्मूला के डेली बेसिस पे चेंज किया जाएगा। अब वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बेसिकली 2-4 मेन चीज़ें हैं। एक तो रिसेंट जो भी ग्लोबल क्राइसिस आया जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली प्राइसेस चेंज करनी पड़ी। सबसे बड़ा तो मतलब एवरी वीक गवर्नमेंट को प्राइस चेंज करनी पड़ती थी, जिसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती थी और उसका उनको पॉलिटिकल बर्डन भी बेयर करना पड़ता था, दो कि उनका ऐसा जितना खास रोल होता भी नहीं था प्राइसेस को ज़्यादा मूव करने में। अब उसी चीज़ को डेली प्राइसेस में कर दिया गया है। 3-4 इसके बेनिफिट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जो भी इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी वो 7 डे रोलिंग बेसिस के एवरेज के ऊपर कंज्यूमर को पास ऑन हो रही होंगी, तो ऐसा जितना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो रहा होगा जो कि वीक वाइज होता था कि एकदम 40 रुपये से या 70 रुपये से प्राइस का फ्लक्चुएट होना, वो थोड़ा थोड़ा करके ही पास ऑन हो रहा होगा और ऑन एवरेज उसी तरह से पास ऑन हो रहा होगा। जब वीकली प्राइसेस का काफ़ी हद तक वो होते थे, तो जो आपने होर्डिंग की बात की उसमें मुझे एक पूरे वीक का एक इंसेंटिव मिल गया काइंड ऑफ, अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो मैं उसे होल्ड करके बेचूं, और अगर मुझे आगे चलते हुए अगले हफ्ते में प्राइसेस ज़्यादा लग रही हैं तो एक हफ्ते के लिए ही मैं होल्ड कर लूं और अगले हफ्ते बेचूं। इस चीज़ तरह के इंसेंटिव होते थे। अब चूंकि डेली प्राइसेस चेंज होंगी तो मेरे पास एक दिन से ज़्यादा विंडफॉल इन्वेंट्री गेन करने का स्कोप जो है वो कम हो जाएगा, तो इस तरह के बेनिफिट होंगे और ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ी जो इस टाइम गवर्नमेंट को चीज़ होगी कि उनके पॉलिटिकल कॉस्ट कम हो जाएगी विद द चेंजिंग प्राइसेस इंटरनेशनली। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ग्रीन एनर्जी पुश की जा रही है, हाइब्रिड कार्स लेके आए जा रहे हैं, उनके ऊपर फिर बहुत सारा कीमतों पे और टैक्सेस पे जो कि उनको इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है कि लोग हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ आएँ। इसका हाइब्रिड मार्केट पे या उस मार्केट पे क्या ग्रीन एनर्जी मार्केट पे असर पड़ेगा?
देखिए ओवरऑल इसका ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट तो है नहीं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की कर रहे होते हैं कि जिस तरफ उनको पुश करना है वहाँ पर वो टैक्सेशन कम कर दिया जाता है। तो अगर हम ईवी की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें तो वो लाने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी है वो हमारी ज़रूरत है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर वो कंज्यूम हो जाती है वहाँ से भी हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि जो हमारे कैपेसिटी चार्जेस डिवाइड होते हैं तो वो वहाँ से डिवीजन होगी, तो ओवरऑल वो एक डिविजिबल पूल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी और हमारा इंपोर्ट बिल जो डायरेक्ट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बिजली तो हमें बनानी ही है। ठीक है। अच्छा उसामा, एक इंसान जो अपने घर का बजट बनाता है, रोज़ाना की बुनियाद पर जब पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील हो रही होंगी, उसकी ज़िंदगी पर भी तो इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसकी तनख्वाह या वो जितना कमाता है वो उस हिसाब से तब्दील नहीं हो रहा रोज़ाना की बुनियाद पर, तो उसकी ज़िंदगी पर आपके मुताबिक क्या असर आएगा, एक आम आदमी की ज़िंदगी पर? देखिए इसका डायरेक्ट जो रिलेशन इस टाइम हो चुका है वो ग्लोबल प्राइसेस के ऊपर हो चुका है रेदर देन द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट ने वैसे भी पास ऑन करना ही होता था। स्टार्ट में हमने कुछ दिन का एक बर्डन बेयर किया था जिसमें गवर्नमेंट ने 127 बिलियन की सब्सिडी दी थी, लेकिन वो हम ज़्यादा अरसे तक कर नहीं सकते, स्पेशली इन द काइंड ऑफ इकोनॉमी दैट वी हैव, कि हमारा जितना भी इंपोर्ट बिल है या पेट्रोलियम का बिल है दैट इज़ मेजरली इंपोर्ट ड्रिवन। तो हम अगर ज़्यादा उसको इंसेंटिव्स देते हैं तो ना सिर्फ उसका हमारे फिस्कल बजट के ऊपर एक प्रेशर आएगा, बल्कि उसकी वजह से दूसरा जो पुश होगा, जो हायर प्राइसेस की वजह से डिमांड कर्टेल होनी थी वो भी नहीं होगी और इंपोर्ट भी बढ़ती रहेगी। क्या तो गवर्नमेंट के पास मार्जिन खत्म हो गया है सस्टेन करने का, कि एक हफ्ते या 15 दिन का जो हमने पहले एक स्पैन रखा हुआ था, 15 दिन के बाद रिवाइज होती थी कीमतें, क्या अब सस्टेन करने का मार्जिन खत्म हो चुका है गवर्नमेंट के पास कि प्राइसेस इतनी तेजी से तब्दील हो रही हैं? क्या ये वजह है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हमने शुरू में सब्सिडी दी थी वो सब्सिडी शायद हम ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो सब्सिडी का डबल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जैसा मैंने बताया। जो जहाँ तक प्राइजेस चेंज करने की बात है वो रेदर देन हर वीक चेंज करना, अगर हर दिन चेंज हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइजेस बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी जो ओएमसी मार्केट या रिफाइनरी मार्केट होती है उसमें काफ़ी हद तक अनसर्टेनिटी आ जाती है। दूसरी चीज़, अगर तो मुझे लग रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं अगले हफ्ते और इस हफ्ते मैं होल्ड करना शुरू कर दूंगा इफ़ आई एम एन ओएमसी या एक पेट्रोल पंप, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता था, जो कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी किया है, ताकि अगर डेली प्राइसेस चेंज हो जाएंगी मेरे पास होल्ड करने का या उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ करने का एक स्कोप ही नहीं बचेगा, क्योंकि प्राइस आज रात ही बदल जाएगी। तो उससे डिसेंसिटाइज होंगे वो तमाम पेट्रोल पंप्स जो कि होर्डिंग वाली चीज़ पे वो करते थे। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही आज के शो से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। This segment is brought to you by AKD Securities Limited.